सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 12 का जो यूनिट है, यूनिट नंबर 4 का ये 8वां चैप्टर है। तो 8वें चैप्टर का नाम क्या है? ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो उसका ये अगला वीडियो है। अभी तक हम 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं इस चैप्टर के, 8वें चैप्टर के। यदि आपने वो वीडियो ना देखे हों तो उन वीडियो को भी देखें। चलें तो अब आगे को वीडियो बढ़ाने से पहले यदि आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का भी बटन दबाएं जिससे आप तक ये नोटिफिकेशन आगे के वीडियो के आते रहें, और लाइक शेयर करना भी ना भूलें। चलें देखते हैं इस वीडियो में जो डेंगू है, डेंगू रोग क्या है, किसके द्वारा होता है, कारक क्या है, वाहक क्या है, ये सभी चीज़ों को जानते हैं। तो चलो देखते हैं, एक एक करके देखेंगे हम कैसे पढ़ते हैं। देखो, हम सभी जो रोग हैं उनको हमने हेडिंगों में बांटा है। कितने ही रोग है जो उसको कितनी हेडिंगों में पढ़ेंगे, तो हेडिंग जान लें आप। हर रोग में वही है और आप इसमें भी जानेंगे तो आप बार बार सुनेंगे तो इससे क्या होगा, आपको याद हो जाएगा। तो पहला हम जानते हैं कारक, मतलब जो रोग का कारक क्या होता है। दूसरा जानते हैं वाहक, वाहक कौन है उस रोग का। फिर यदि किसी जो कारक है उसकी संरचना है तो संरचना को जानते हैं, या फिर संचरण की विधि, कैसे संचरित होता है। संचरण के बाद जो उद्भवन काल कितने दिन का है, या फिर उसके लक्षण क्या हैं, लक्षण जानते हैं। लक्षण के बाद बचाव, बचाव के बाद उपचार। इन हेडिंगों में हम पढ़ते हैं। तो इन्हीं हेडिंगों में हमें डेंगू को जानना है। तो चलें देखते हैं इसका जो डेंगू रोग है उसका कारक क्या है। तो यहाँ कारक लिखा है, ये है फ्लेवी वायरस। क्या है? फ्लेवी वायरस इसका क्या है, कारक है। मतलब इस वायरस के द्वारा डेंगू रोग फैलता है। तो समझ गए होंगे डेंगू रोग किसके द्वारा फैलता है। तो फ्लेवी वायरस इस शरीर में हमारे प्रवेश कर जाता है, तो इस वायरस के प्रवेश करने से हम डेंगू रोग से ग्रसित हो जाते हैं। अगला क्या है, वाहक है। वाहक का मतलब है जो रोगी व्यक्ति है उससे डेंगू वायरस को या फ्लेवी वायरस को ले जा करके किसी स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचाने वाला क्या कहलाता है, जो मीडियम होता है, मध्य का होता है, उसे वाहक कहते हैं। तो देखें इसका वाहक क्या है, मादा मच्छर एडीज इजिप्टी। क्या है? एडीज इजिप्टी इसका वाहक होता है। किसका? डेंगू रोग का वाहक। तो डेंगू रोग का वाहक क्या है, एडीज इजिप्टी। मतलब ये रोगी व्यक्ति से ले जा करके किसी स्वस्थ व्यक्ति में इस वायरस को पहुंचा देता है। इस प्रकार से इसका एक वाहक हो जाता है। आप देख लेते हैं थोड़ा डेंगू क्या है, थोड़ी डेंगू के बारे में जान लेते हैं। तो देखो यहाँ दिख रहा है, डेंगू बुखार एक विषाणु जनित रोग है। तो डेंगू जो बुखार है वो किससे, विषाणुओं के द्वारा होता है। जैसा कि यहाँ वायरस या विषाणु बताया गया है। तो डेंगू रोग पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, डेंगू जीवाणु से होता है, विषाणु से होता है। तो किससे होता है, तो विषाणु जनित रोग है। तो डेंगू जो बुखार है वो क्या है, विषाणु जनित रोग है। इसे सामान्यतः हड्डी तोड़ बुखार, क्या है, इसे सामान्यतः हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से यह है एक उष्णकटिबंधीय संक्रामक रोग है। मतलब ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में ये अधिकांशतः फैलता है। तो इस प्रकार से डेंगू के बारे में जाना। डेंगू क्या है, डेंगू को जो है एक विषाणु जनित रोग है और इसे सामान्यतः हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं, और यह एक उष्णकटिबंधीय संक्रामक रोग है। ठीक है, अब चलो देखते हैं डेंगू का कारण क्या है, किस प्रकार से डेंगू होता है, इसके डेंगू के कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ देखो, डेंगू विषाणु की वाहक मादा कैसे होता है। तो डेंगू विषाणु की वाहक मादा एडीज इजिप्टी। तो वाहक आपको पहले ही बता दिया गया, यहाँ बताया है क्या, एडीज इजिप्टी है। इस रोग का है क्या है, वाहक है। इस रोग का विषाणु क्या है, फ्लेवी वायरिडी। क्या है, फ्लेवी वायरिडी। ये क्या है, एक कुल है, किनका, विषाणुओं का कुल है। तो इस कुल का ये क्या है, जो यहाँ फ्लेवी वायरस है वो किस कुल का है, फ्लेवी वायरिडी कुल का सदस्य। देखो यहाँ भी लिखा है, जिसे क्या कहते हैं, फ्लेवी वायरस कहते हैं। तो फ्लेवी वायरस किसका है, फ्लेवी वायरिडी कुल का है। ठीक है, आगे देख लेते हैं।
तो देखें स्कूल का क्या फ्लेवी वायरस जो है वो किसा फ्लेवी वायरिडी कुल का होता है। अब इसे आर्बो वायरस भी कहते हैं। किसे? जो आपका ये फ्लेवी वायरस है इसको आर्बो वायरस के नाम से भी जाना जाता है या आर्बो वायरस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि विषाणु जो ये विषाणु है क्या मच्छरों द्वारा संचारित होता है मच्छरों द्वारा संचारित होने के कारण इसको क्या कह देते हैं? इसको आर्बो वायरस के नाम से भी जाना जाता है। तो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। तो देखें आगे क्या है, डेंगू वायरस है। तो डेंगू वायरस के बारे में थोड़ा सा जानना है। डेंगू वायरस क्या है, कितने स्ट्रेन क्या किस प्रकार से है, तो इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो डेंगू वायरस के जीनोम में लगभग 1100 न्यूक्लियोटाइड्स बेस जोड़े होते हैं। अब जीनोम क्या होता है? मतलब कुल डीएनए, जो डीएनए है उसको क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। तो जीनोम में लगभग कितने 1100 न्यूक्लियोटाइड बेस जोड़े होते हैं। मतलब जो इसका जो डेंगू विषाणु है इसका जो क्या है जीनोम है वो कितने 1100 न्यूक्लियोटाइड जोड़ों का या बेस जोड़ों का, क्षार जोड़ों का क्या होता बना होता है। इसमें 3 प्रकार के प्रोटीन अणुओं क्या है, इसमें जो ये जो 1100 न्यूक्लियोटाइड बेस जोड़े होते हैं या इसके जीनोम में कितने 3 प्रकार के जो प्रोटीन अणुओं के, तो प्रोटीन अणु कौन कौन से? सी, फिर PRM तथा E के निर्माण हेतु संकेत होते हैं। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है जो प्रोटीन का संश्लेषण होता है वो किससे? DNA से mRNA से प्रोटीन बनती है। तो इस प्रकार से इसमें प्रोटीन की संकेत सूचनाएं किसमें? इसके जीनोम में पाई जाती हैं। फिर इसके साथ ही 7 अन्य प्रकार के प्रोटीन हैं। जो 7 अन्य प्रकार के प्रोटीन हैं, तो ये तो 3 हैं ही, उसके साथ ही 7 अन्य प्रकार की, तो कौन कौन सी हैं? NS1, NS2A, NS2B, NS3, NS4 और NS4B व NS5। इन प्रोटीन क्या है, जो प्रोटीन है इनके भी संकेत सूचनाएं इसी 1100 जो बेस जोड़े न्यूक्लियोटाइड जीनोम हैं उसी में इनकी भी पाई जाती है। लेकिन बात यह है कि जो C और PRM और E ये प्रोटीन थी, ये विषाणु में किसी जो पोषक है, पोषक का मतलब जैसे मनुष्य को रोग होता है तो उसको पोषक कहेंगे, तो पोषक के बाहर भी निर्मित हो सकती हैं और अंदर भी। लेकिन एक यहाँ पोषक के जो संक्रमण, जैसे वायरस बाहर से किसी मनुष्य के अंदर घुस जाएगा तभी ये प्रोटीनें क्या होती हैं, इनका निर्माण होता है। ये लिखा ना, केवल पोषक के संक्रमित कोशिकाओं में ही बनती है। जिन कोशिकाओं के संक्रमित करते हैं मतलब अंदर पहुंच जाते हैं शरीर में, उन्हीं में ये बनती हैं। तो ये बात समझ गए होंगे कि क्या है, जो डेंगू है उसके जीनोम में कितने 1100 न्यूक्लियोटाइड क्षार जोड़े होते हैं। फिर इनके में जो 1100 हैं उनमें 3 प्रकार की प्रोटीन है, C और फिर PRM तथा E के निर्माण संकेत होते हैं। इसके साथ ही साथ 7 अन्य प्रकार की होती हैं, तो NH1, NH2A, NH2B और NH3, NH4 और NH4B तथा NH5A हो जाती हैं। ठीक है, तो ये कहाँ बनती है? ये केवल पोषक संक्रमित कोशिका में बनती है। अब आगे देखें, सभी विषाणु जनन के लिए जो ये प्रोटीन है, तो क्या है, ये प्रोटीन है जो बताएंगे हैं, जो विषाणु अपनी संख्या बढ़ाता है। तो क्या लिखा, ये सभी विषाणु जनन के लिए आवश्यक होते हैं। मतलब विषाणुओं के जनन के लिए ये प्रोटीन क्या है, आवश्यक है। डेंगू विषाणु के 4 स्ट्रेन प्रमुख हैं। क्या है, जो 4 प्रमुख स्ट्रेन्स हैं या स्ट्रेन हैं वो क्या है, प्रमुख हैं, जिन्हें सीरम या सीरोटाइप कहते हैं। स्ट्रेन क्या होती हैं, तो स्ट्रेन जैसे अभी कोरोना हुआ था तो कोरोना की कहते थे डेल्टा वेरिएंट स्ट्रेन आ गया, कोई आगे इस प्रकार के स्ट्रेन उसके प्रकार में इसके रूप बदल जाती है। मतलब है वायरस से प्रकार का, लेकिन उसका DNA थोड़ा क्या होता था, अलग हो जाता है। तो इस प्रकार से इसके क्या है, जो स्ट्रेन है वो प्रमुख कितने हैं, 4। मतलब 4 प्रकार के डेंगू होते हैं। डेंगू 4 प्रकार का बुखार होता है, सीधी समझ लो इन स्ट्रेनों के आधार पर, मतलब प्रमुख होता है।
आगे वो और भी पाए जाते हैं 5 हैं 6, लेकिन प्रमुख कितने हैं 4, तो जिन्हें सीरम या सीरोटाइप कहा जाता है। ये कौन कौन से हैं, ये 4 प्रमुख स्ट्रेन्स कौन कौन से हैं, तो देखो डेंगू वायरस फर्स्ट, मतलब इसके जो डेंगू वायरस फर्स्ट हो गया, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3 तथा डेंगू वायरस 4 के नामों से जाना जाता है। जैसे विषाणु है, इसमें विषाणु में जो जीनोम है थोड़ा क्या रहता है, अलग अलग भिन्न भिन्न रहता है, इसलिए इसको दिया डेंगू वायरस 1, डेंगू वायरस 2, डेंगू वायरस 3 तथा डेंगू वायरस 4 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये लिखा ना DEN, तो इसका मतलब डेंगू, ठीक है, और B का मतलब वायरस फर्स्ट, इस प्रकार से बताया गया। देखो यहाँ आगे भी बताया गया, देखो एक अन्य 5वां स्ट्रेन भी ज्ञात किया गया है, तो हमें 4 ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हो गए, यदि किसी व्यक्ति में इनमें से किसी भी एक स्ट्रेन, लिखा ना कि ये जो दिए गए हैं इस सभी में से कोई भी एक स्ट्रेन क्या करता है, एक स्ट्रेन द्वारा संक्रमण हो जाए तो उसे डेंगू बुखार हो जाता है। मतलब इन 4 में से या 5 में से कोई भी एक स्ट्रेन अगर मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाता है तो वो डेंगू बुखार हो जाता है। ये मतलब समझ लें हम एक प्रकार के क्या है, वायरस के प्रकार ही समझ लें, समझ गए। तो आगे चलते हैं, अब देखते हैं इसका संचरण कैसे होता है। डेंगू वायरस के बारे में थोड़ी संरचना समझ लें, चाहे उसके बारे में समझ लें, ठीक है। तो चलें आगे देखते हैं डेंगू विषाणु का संचरण। तो संचरण कैसे होता है इसका, तो पहले ही बताया, जो क्या होगी, मादा मच्छर है जो एडिज इजिप्टी, उसके काटने से संचरित होता है। तो देखें यहाँ पढ़ के भी हम बता दे रहे हैं, डेंगू विषाणु मानव में क्या है, मादा एडिज इजिप्टी मच्छर के काटे जाने पर संचरित होता है। मतलब इसका संचरण क्या है, मच्छर है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुँचाने के लिए। और आगे तो माता को अगर है तो उसमें जो शिशु है या उसमें गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसको उसके या जन्म के समय है डेंगू हो जाता है तो भी उस क्या होगा, वो बच्चा डेंगू से संक्रमित होगा। तो इस प्रकार से एक तो मच्छर है, दूसरा है कि गर्भावस्था में जो शिशु है उसको भी माता से हो सकता है। और जो इसका प्राथमिक पोषक क्या है, क्योंकि 2 ही पोषदी होते हैं, तो प्राथमिक पोषक क्या है, मनुष्य, द्वितीयक पोषक क्या है, पोषद क्या है, इसका पोषक जो है या पोषद है वो कौन है, मच्छर होता है। देखो विषाणु का संचरण इस प्रकार से होता है। कैसे होता है, मादा एडिज इजिप्टी के काटने से मनुष्य में संक्रमण होता है, और माता के गर्भ में बच्चा है तो माता से बच्चे में भी होता है। आगे देख लेते हैं, आगे उद्भवन काल क्या है, जो डेंगू है इसका उद्भवन काल क्या है। तो देखिए उद्भवन काल क्या होता है, तो यहाँ लिखा उद्भवन काल क्या कहते हैं, तो मानव शरीर में डेंगू विषाणु के प्रवेश से लेकर, कहाँ से, जब प्रवेश किया है से लेकर डेंगू ज्वर के लक्षण प्रकट होने तक के समय को क्या कहते हैं, उद्भवन काल कहते हैं। मतलब जब डेंगू वायरस को मच्छर ने शरीर में छोड़ा तब से लेकर के, मतलब संक्रमण अवस्था से लेकर के जब तक लक्षण न प्रकट होने लगे तो उस समय को क्या कहते हैं, उद्भवन काल कहते हैं। अब उद्भवन काल कहते हैं तो इसका उद्भवन काल अधिकांश दशाओं में इसका उद्भवन काल कितना होता है, 4 से 7 दिन का होता है। तो डेंगू वायरस जैसे 4 दिन में या 7 दिन के अंतर्गत क्या होने लगेंगे, इसके लक्षण प्रकट होने लगेंगे। तो 4 से 7 दिन का इसका उद्भवन काल होता है। तो ये समझ के, परंतु कभी कभी इसके 3 से 14 दिन का भी हो सकता है। क्या, उद्भवन काल 3 से 14 दिन का भी हो सकता है, कभी कभी रेयर कंडीशन में ये हो सकता है। आगे चलते हैं, जल्द देखते हैं। तो आगे इसके लक्षण क्या है, तो लक्षण देखते हैं, यहाँ है ये देखिए लक्षण। तो आप देखो डेंगू जो है उसके लक्षणों क्या है, तो WHO ने डेंगू बुखार को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है। मतलब ये डेंगू बुखार के प्रकार समझ लें तो ये 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सी है, तो यहाँ डेंगू बुखार है, यहाँ साधारण डेंगू बुखार और प्रचंड डेंगू बुखार है। मतलब डेंगू को 2 भागों में बांटा गया, साधारण डेंगू बुखार और प्रचंड डेंगू बुखार। अब जो प्रचंड डेंगू बुखार है उसको भी डेंगू रक्तस्राव ज्वर
और डेंगू प्रघात सिंड्रोम। तो इस प्रकार से ये क्या है, डेंगू बुखार के प्रकार का है या जो लक्षण होंगे इन्हीं के अकॉर्डिंग इनमें लक्षण देखे जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्या है, साधारण डेंगू, प्रचंड डेंगू। प्रचंड डेंगू दो प्रकार के, डेंगू रक्तस्राव और डेंगू प्रघात सिंड्रोम, इस प्रकार से हो जाते हैं। तो चले देखते हैं साधारण डेंगू क्या होता है। तो ये रहा साधारण डेंगू। तो देखो इसमें क्या है, साधारण डेंगू के लक्षण क्या है। तो इसमें तेज ज्वर के साथ तेज सिर दर्द, मतलब इसमें तेजी से बुखार चढ़ता है, सिर दर्द भी होता है, जोड़ों में दर्द होता है, चक्कर आना, भूख न लगना और मांसपेशियों में ऐंठन होना आदि, कमज़ोर होना आदि क्या है लक्षण प्रकट होते किसमें, साधारण डेंगू में। तो ये साधारण डेंगू है जो ये घातक नहीं है, इसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ना इसमें मृत्यु की संभावना होती है। लेकिन जो प्रचंड डेंगू हो उसमें मृत्यु तक की संभावना रहती है। तो प्रचंड डेंगू को देखते हैं। तो प्रचंड डेंगू भी क्या है, दो अवस्थाओं में होता है। तो पहला है डेंगू रक्तस्राव और डेंगू प्रघात ज्वर या प्रघात सिंड्रोम, इसको देखते हैं आगे। तो देखें ये रहा क्या है, ये है डेंगू रक्तस्राव ज्वर। तो रक्तस्राव ज्वर क्या है, इसमें सिरदर्द, बुखार, नाक कान से रक्तस्राव होना, भूख न लगना, खून की उल्टी होना तथा रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाना आदि लक्षण आते हैं। तो ये है रक्तस्राव, उसका नाम ही है डेंगू रक्तस्राव। मतलब जब इस प्रकार का डेंगू होता है तो उसमें शरीर से रक्त का स्राव होने लगता है, जैसे खून की उल्टी या शरीर भी अंदर ही रक्त स्राव हो जाएगा, आँख कान नाक से आदि से रक्त बहने लगता है। तो इस प्रकार से इसमें हो जाता है। और ऐसा होता क्यों है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इसके वायरस हैं प्लेटलेट्स को क्या कर देते हैं, नष्ट। शरीर में पहुंचने के पश्चात जो हमारे शरीर में प्लेटलेट्स होती हैं इनकी संख्या को घटा देते हैं। जब शरीर से या रुधिर से प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है तो रुधिर कैसा हो जाता है, रुधिर पतला हो जाता है और पतला होकर के वह रुधिर वाहिनियों से रिसने लगता है। समझ गए तो इस बात को। तो क्या है, रक्तस्राव में इसमें क्या होता है, मुख्य है कि रक्तस्राव होने लगता है। रक्तस्राव क्यों होने लगता है, क्योंकि शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या घट जाती है। प्लेटलेट्स की संख्या क्यों घट जाती है, क्योंकि डेंगू का जो वायरस है वो इनको नष्ट कर देता है। तो इस प्रकार से इसके लक्षण हो, तो बाकी तो वही हैं जो सामान्य हैं, साधारण डेंगू के थे, बाकी वही है। लेकिन इसका सबसे ये है, अगर इसकी संख्या घटती जाएगी प्लेटलेट्स की तो रक्तस्राव होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो देखो सिरदर्द, बुखार आना, नाक कान से रक्तस्राव होना, भूख न लगना, खून की उल्टी होना तथा शरीर से प्लेटलेट्स की संख्या घट जाना आदि इसके लक्षण हैं। आगे देख लेते हैं। ये क्या है, डेंगू प्रघात ज्वर। इसमें क्या है, इसमें बेचैनी, रुधिर दाब का अत्यधिक कम हो जाना तथा शरीर के प्रमुख अंगों में तरल की कमी होना आदि लक्षण आते हैं। तो ये डेंगू प्रघात सिंड्रोम है। इसमें क्या है, तरल की मतलब या जल की कमी नहीं होनी चाहिए, बोतल की सहायता से या इस प्रकार से उसको रुधिर हमेशा चढ़ाते रहना चाहिए। तो ये हो जाती हैं डेंगू के जो लक्षण हैं। विभिन्न प्रकार के डेंगू के अलग अलग लक्षण हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसके जो बचाव, डेंगू से किस प्रकार से बचा जा सकता है, क्या बचाव हैं। तो देखो अगर हम इन युक्तियों का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी हद तक डेंगू से बचा जा सकता है। तो पहला पॉइंट क्या है बचाव में, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इसका वाहक है मच्छर। यदि हम मच्छरों से बचे रहेंगे तो डेंगू से बचे रहेंगे। तो हमें क्या करना है, मच्छर से बचने के लिए जो जो युक्तियाँ हैं बचाव में लिख देना है सब। मच्छर से जो जो बचाव के साथ के बच सकते हैं जिस प्रकार से वही लिख दो, तो इसकी क्या हो जाएंगे, रोकथाम या बचाव हो जाएगी। तो देखो इसमें पहला वही लिखा, सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए। मच्छरदानी का प्रयोग करेंगे तो मच्छर काटेंगे नहीं, तो मच्छर से बच जाएंगे। दूसरा है दिन में मच्छरों से बचने के लिए क्या है, मच्छर भगाने वाली क्रीम का प्रयोग करना चाहिए, क्रीम का प्रयोग करना चाहिए, या फिर गुड नाइट, ऑल आउट आदि प्रयोग करें तो जिससे घर से मच्छर भग जाएं या मच्छर ना रहें, ना काट पाएँ, इस प्रकार से। अगला है तीसरा, टंकी, कूलर, गमला, टायरों, बोतल, गुलदस्तों में जल संग्रह नहीं होने देना चाहिए। जो बारिश का जल है या कृत्रिम जल है, जलाशय हैं, उनमें नहीं होना चाहिए। तो ये देखो इनमें क्या है, जो
बारिश का या कहीं टंकी ऊपर छत पे फेंक देते, कहीं टायर फेंक देते, बोतलें गुलदस्ते आदि डले रहते तो उनमें क्या है पानी जमा हो जाता है और उन्हीं में फिर उसके मच्छर के जो लार्वा है वो पनपने लगती हैं। तो वही कह रहा है तीसरा पॉइंट, टंकी, कूलर, गमला, टायरों, बोतलों, गुलदस्तों में जल संग्रह नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि इसके वाहक मच्छर कृत्रिम, लिखा ना, मच्छर कृत्रिम जल संग्रह पात्रों में ही क्या है मच्छर जो है उनमें लार्वा देते हैं, अंडे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो पात्रों में ही अंडे देते हैं जिससे लार्वा निकलता है। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा क्या लिखा, देखो, क्योंकि वाहक मच्छर कृत्रिम जल संग्रह पात्रों में ही क्या हो जाएगा, यहाँ अंडे देते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। मच्छरों को मारने हेतु कीटनाशक का छिड़काव क्या है, जो विभिन्न प्रकार कीटनाशक है उनका छिड़काव करना चाहिए। लार्वा खाने वाले कीट क्या है, लार्वा खाने वाले कीट जैसे है क्या है मीसोसाइक्लोप्स, क्या है मीसोसाइक्लोप्स नामक जलीय जीव का प्रयोग करना चाहिए या कीट का प्रयोग करना चाहिए। तो ये क्या करती है, लार्वा को खा जाते हैं। अगला है, जहाँ तक संभव हो क्या है, जहाँ तक संभव हो शरीर को ढक कर रखना चाहिए। तो जैसे कहीं आप जा रहे बाहर हैं तो उसमें शरीर को जूते मोजे बढ़िया शरीर को ढक के रखें जिससे मच्छर अधिकांश ना काट पाएँ। अगले हैं, तो घरों की खिड़कियों और दरवाज़ों में क्या है, घरों की खिड़कियों और दरवाज़ों में जालीदार दरवाज़ों की अतिरिक्त व्यवस्था होनी चाहिए, जो शाम काल क्या करना चाहिए, जो शाम के समय जल्दी से बंद कर देना चाहिए। जो है कौन, जालीदार दरवाजे हैं उनको बंद कर दें जिससे मच्छर घर के अंदर ना घुस पाएँ। तो इस प्रकार से ये क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं इससे बचाव के बाद अब देखते हैं उपचार। तो डेंगू रोग के क्या उपचार हैं यहाँ दिख रहे हैं, देखो यहाँ बताया गया है। जो डेंगू का उपचार है वो डेंगू एक क्या है विषाणु जनित रोग है, जानते हैं। इसके लिए क्या है, कोई प्रतिजैविक नहीं है, क्या है, इसके लिए कोई प्रतिजैविक नहीं है। इसके लिए सहायक उपचार का मुख्य चिकित्सीय सहायता है। मतलब क्या है, ऐसी कोई एंटीबायोटिक दवाई नहीं है जो इसके विषाणुओं को क्या है ख़त्म कर सके, लेकिन ये क्या है, इसका मुख्य जो उपचार है उसका उपचार क्या है, मुख्य चिकित्सीय सहायता है जो इसके उपचार के लिए है। चिकित्सक के पास जाकर के सलाह लेकर के विभिन्न प्रकार से उपचार किया जाना चाहिए। तो क्या है, शरीर में जल की कमी ना हो इसलिए मुख से तरल देते रहना चाहिए अथवा रुधिर संचरण के माध्यम से तरल देना आवश्यक है। मतलब शरीर में जल की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए या तो मुख से पिलाते रहें या फिर मुख से नहीं पी रहे हैं तो इसमें बोतलों के माध्यम से चढ़ा दें तो रुधिर संचरण के माध्यम से हो जाएगा। यदि रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाए, देखें तो रुधिर में, क्योंकि इसका मुख्य जो संक्रमण स्थल माना गया है या संक्रमण अंग है, तो वो क्या अंग कहें या मतलब स्थान है, किस पर आक्रमण करते हैं विषाणु, तो किसको, प्लेटलेट्स को खा जाते हैं। तो प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाए या रक्त स्राव शुरू हो जाए तो रोगी को रुधिर चढ़ाना पड़ता है। तो क्या है, रुधिर चढ़ाने का मतलब है इसमें प्लेटलेट्स को चढ़ाना पड़ता है, पूरा रुधिर नहीं चढ़ाना पड़ता। प्लेटलेट्स की संख्या घट रही जिससे रुधिर पतला हो रहा, तो इसमें हम प्लेटलेट्स को क्या कर देते हैं, चढ़ा देते हैं। डेंगू बुखार में पैरासीटामोल तथा सिर दर्द दर्द निवारक जो औषधियाँ हैं जैसे एसिटामिनोफेन क्या है एवं कोडीन दिया जाना चाहिए। तो देखें, वैसे तो देखो जल देना है, जल के साथ साथ कैसे देना, मुख से दो या फिर बोतल के माध्यम से चढ़ा दो उसको। प्लेटलेट की संख्या अगर बहुत कम हो रही है तो प्लेटलेट चढ़ा दो या रुधिर चढ़ा दो। और डेंगू बुखार में क्या है, जो टैबलेट्स हैं जैसे औषधियाँ हैं तो वो पैरासीटामोल से तो नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी जो दर्द हैं या दर्द जैसे हो रहा तो उनसे छुटकारा पाने के लिए क्या करते, पैरासीटामोल तथा दर्द निवारक एसिटामिनोफेन एवं कोडीन दिया जाना चाहिए। तो ये दवाइयाँ जिससे दर्द
से छुटकारा पाया जा सकता है और बुखार भी उतर जाता है। मेक्सिको की जो सनोफी या कहें सनोफी फार्मा कंपनी है, इसने क्या है एक वैक्सीन की निर्माण की है। तो वैक्सीन निर्माण की है, कौन सी है? तो ये वैक्सीन है डेगवाक्सिया, क्या है? डेगवाक्सिया, ये तैयार की है, जो क्या है तैयार हुई है। इस वैक्सीन से इसको क्या है डेंगू को नियंत्रित किया जा सकता। कुछ नहीं, हमें यहाँ तक ध्यान रखना है, कितना? यहाँ तक कि इसको क्या है पैरासीटामोल तथा दर्द निवारक एसिटामिनोफेन एवं कोडिन दिया जाना चाहिए दर्द के लिए। इतनी आपको ध्यान रखना है। तो ये हो जाती है क्या? बचाव, उपचार। बचाव के बाद क्या आते हैं? उपचार। अब देखते हैं जो अगला रोग है वो क्या है। चिकनगुनिया हो गया है तो इस पर ध्यान नहीं देना है। अगला है यहाँ प्रति डेंगू दिवस। तो डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो लिखो प्रतिवर्ष 15 जून को अंतर्राष्ट्रीय प्रति डेंगू दिवस मनाया जाता है। तो कब? 15 जून को अंतर्राष्ट्रीय प्रति डेंगू दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस प्रकार से जो डेंगू रोग था वो क्या है ख़त्म हो जाता है। आज की वीडियो हमने पूरा डेंगू रोग जो कंप्लीट किया। तो आज के लिए इतना ही, और जो वीडियो आगे डाले हैं उनको भी देखते रहें। इन वीडियो को भी बार बार 1-2 बार देखें तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है पढ़ने से अच्छा सुनेंगे कैसे? जब वीडियो को देखेंगे भी तो उससे आप पढ़ोगे भी और सुनोगे भी, तो आपकी सभी जो ज्ञान इंद्रियाँ वो काम करेंगी और आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक।